इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? इतिहास कभी सीधा नहीं चलता, ये गोल घूमता है। और जब ये यू टर्न लेता है तो बड़े बड़े सूरमाओं के सिद्धांत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। आज से ठीक 32 साल पीछे चलिए। साल था मई 1994। आंध्र प्रदेश में एक कानून पास होता है, द 2 चाइल्ड नॉर्म। नियम सीधा और सख्त था। अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप पंचायत के चुनाव लड़ ही नहीं सकते और आप लोकल बॉडीज़ की गवर्नेंस से बाहर कर दिए जाएंगे। उस दौर में इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। विजनरी लीडरशिप का तमगा दिया गया था। माना गया था कि आबादी घटाना ही तरक्की की इकलौती चाबी है। पूरे देश में ढोल पीटा गया कि देखिए दक्षिण भारत कितना समझदार है, वो अपनी आबादी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि जिस बटन को वो प्रोग्रेस का बटन समझकर दबा रहे हैं वो असल में आंध्र प्रदेश का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन था। 30 साल तक इस पॉलिसी ने आंध्र प्रदेश के डेमोग्राफिक ताने बाने को ही अंदर खोखला कर दिया। और फिर आता है नवंबर 2024। अचानक पूरी सरकार को समझ आता है कि उनसे कितनी बड़ी ऐतिहासिक भूल हो चुकी है। विधानसभा में आंध्र प्रदेश पंचायत राज संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाता है, जिसमें 2 बच्चे वाले नियम को 3 दशकों से पत्थर की लकीर माना गया था। उसे एक झटके में कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। अब आप जितने चाहें उतने बच्चे पैदा करें, आपके चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं होगी। बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी। इसके ठीक बाद 5 मई 2025 को सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया। जारी होता है GOMS नंबर 21। सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की जो 2 बच्चों वाली सीमा थी उसे ख़त्म कर दिया गया। अब तीसरा बच्चा हो या चौथा, सरकार आपको पूरे 180 दिनों की पेड लीव देगी। और इस पूरे रिवर्स गियर की सबसे बड़ी गूंज सुनाई दी 7 मार्च 2026 को दिल्ली के रायसीना डायलॉग के मंच पर, जब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खड़े हुए तो उन्होंने दुनिया के सामने अपनी नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी का खुलासा किया। We are far below replacement level. Anybody is having second child, straight away will give 25,000 rupees cash. ये कोई सामान्य पॉलिसी नहीं थी। ये इस बात का आधिकारिक कबूलनामा था कि दक्षिण भारत जितनी तेजी से अमीर हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा वो तेजी से बूढ़ा हो रहा था। और फिर आया 16 मई 2026, जब सरकार ने सीधे कैश बाउंटियों का ऐलान कर दिया। तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 की सीधी नकद राशि। सोचिए, जो राज्य कभी नसबंदी के कैंप लगाने में सबसे आगे रहता था, आज वो बच्चा पैदा करने के लिए इनाम बांट रहा है। इसे कहते हैं वक्त का पहिया घूमना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 30 साल पुरानी नीति को इस तरह युद्ध स्तर पर क्यों बदलना पड़ा? क्या ये वाकई सिर्फ एक नीति है या फिर आने वाले किसी बहुत बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से बचने की आखिरी छटपटाहट? जब कोई देश या राज्य तबाह होता है तो ज़रूरी नहीं कि आसमान से बम बरसें या कोई विदेशी सेना हमला कर दे। कभी कभी तबाही इतनी खामोश होती है कि जब तक उसकी आहट सुनाई देती है तब तक पूरा समाज ICU में पहुंच चुका होता है। आंध्र प्रदेश के साथ इस वक्त यही हो रहा है और इस तबाही का नाम है TFR, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट का डेथ स्पाइरल। आसान भाषा में समझिए, किसी भी समाज को जिंदा रहने के लिए, अपनी आबादी को स्थिर रखने के लिए औसतन एक महिला को जीवन काल में कम से कम 2.1 बच्चों को जन्म देना ज़रूरी होता है। इसे डेमोग्राफी की भाषा में रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। यानी 2 माता पिता गए तो उनकी जगह लेने के लिए 2 बच्चे आ गए, पॉपुलेशन बराबर रही। लेकिन आंध्र प्रदेश का ये आंकड़ा इस वक्त कहाँ खड़ा है? सिर्फ 1.5 पर। और अगर आप विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा जैसे शहरी इलाकों में चले जाएं तो ये आंकड़ा घटकर 1.47 रह गया है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है आंध्र प्रदेश की आबादी अब बढ़ नहीं रही, अब वो हर पीढ़ी के साथ सिकुड़ती जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, आबादी कम हो रही है, ये तो अच्छी बात है, इससे प्रदूषण कम होगा और भीड़ कम होगी, सबको नौकरियां मिलेंगी। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। यही वो आधी अधूरी समझ है जो देश को खोखला कर रही है। जब फर्टिलिटी रेट गिरता है तो बच्चे कम होते हैं, लेकिन जो लोग आज जवान हैं
वो कभी ना कभी तो बूढ़े ही होंगे ना। उन्हें अमरता का वरदान तो मिला नहीं है। आंकड़ों का गणित देखिए, इस वक्त आंध्र प्रदेश की 62.9% आबादी वर्किंग एज यानी काम करने की उम्र में है, लेकिन इस डेथ स्पाइरल के कारण बहुत जल्दी ये घटकर 57% रह जाएगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कमाने वाले हाथ कम हो जाएंगे और उन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों की संख्या आसमान छूने लगेगी। प्रोजेक्शन बताते हैं कि साल 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तब आंध्र प्रदेश की 23% आबादी बुजुर्ग हो चुकी होगी। आज ये आंकड़ा सिर्फ 10% है। ज़रा आंखें बंद करके इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा समाज जहां हर चौथा इंसान 60 साल से ऊपर का होगा। अस्पतालों में बेड कम पड़ जाएंगे, दवाइयों की कमी होगी और सरकार के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि टैक्स भरने वाले नौजवान ही गायब हो चुके होंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जापान और इटली आज इसी नरक को भुगत रहे हैं और आंध्र प्रदेश उसी रास्ते पर सुपर फास्ट ट्रेन से दौड़ रहा है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने मई 2026 में आकर अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। सरकार ये कह रही है कि और बच्चे पैदा करो। तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 का कैश इनाम। बात यही नहीं थमी है। विजयनगर के सांसद केलिसेट्टी अपल्ला नायडू ने तो इस रेस में अपनी तरफ से एक और दांव खेल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर तीसरा बच्चा लड़की हुई तो 50,000 की एफडी और अगर लड़का हुआ तो गाय और बछड़ा इनाम में दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रस्ताव है कि हर महीने 1,000 का न्यूट्रिशन सपोर्ट 5 साल तक दिया जाएगा और तीसरे बच्चे को 18 साल तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। लेकिन क्या ये कैश बाउंटीज, ये गायें और बछड़े आंध्र प्रदेश के इस डेमोग्राफिक टाइम बम को फटने से रोक पाएंगे? क्या चंद हजार रुपयों के लिए कोई आज के इस महंगाई के दौर में एक और जिंदगी को दुनिया में लाने का जोखिम उठाएगा? चलिए इस प्रोपेगेंडा की परतों को जरा हकीकत के तराजू पर तोलते हैं। सरकारें जब कोई बड़ी नीति लाती हैं तो उसके पीछे बड़े बड़े भारी शब्दों का एक सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है। आंध्र प्रदेश के सरकारी गलियारों में भी इस वक्त यही हो रहा है। फाइलों पर लिखा जा रहा है कि बच्चे नेशनल वेल्थ हैं, बच्चे एसेट्स हैं। ये नीति इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि सरकार से ज़्यादा भविष्य की चिंता तो किसी को है ही नहीं। लेकिन चलिए इस सरकारी प्रोपेगेंडा के चमकदार रैपर को हटाते हैं और उस कड़वी हकीकत का सामना करते हैं जिसे आज आंध्र प्रदेश का आम आदमी, विशेषकर मिडिल क्लास, हर सुबह 2-2 हाथ करता है। इस नीति का सबसे मजबूत राजनीतिक विरोध क्या है? विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि यह सरकार की घोर पाखंडबाजी है। मुफ्ती इस्माइल जैसे नेताओं ने तो सीधे ऑन कैमरा आकर पूछ लिया कि कल तक जो लोग इस देश की आबादी को बढ़ाने के लिए एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को कोसते थे, उनके खिलाफ नफरत फैलाते थे, आज वही लोग खुद बच्चा पैदा करने के लिए सरकारी खजाने से पैसे क्यों बांट रहे हैं? क्या अब आबादी देश पर बोझ नहीं रही? अब जो लोग केवल ऊपरी राजनीति समझते हैं, उन्हें विपक्ष का ये तर्क बड़ा सटीक लगेगा। वो तालियां बजाएंगे कि वाह क्या पाखंड पकड़ा है। लेकिन हम यहाँ राजनीति चमकाने नहीं, सच का फोरेंसिक पोस्टमार्टम करने बैठे हैं। इस विपक्ष के एजेंडे और सरकार के प्रोपेगेंडा को, दोनों को एक साथ क्रश करने के लिए हमें डेटा और ग्राउंड रियलिटी को देखना होगा। सच ये है कि जनता मुफ्ती इस्माइल के पाखंड वाले तर्क से परेशान नहीं है। जनता परेशान है अपनी जेब से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और रेडिट पर आंध्रा के युवाओं और मिडिल क्लास के परिवारों का गुस्सा उबल रहा है। लोग खुलेआम सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, सरकार मुझे तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए एक बार 30,000 देगी। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या सरकार को पता है कि विशाखापट्टनम के एक अच्छे प्ले स्कूल और एलकेजी के 1 साल की फीस ही 80,000 से ऊपर है। 18 साल तक उस बच्चे को पालने, उसकी अच्छी शिक्षा देने, उसके मेडिकल का खर्च उठाने में कम से कम 30 से 40 लाख का खर्च आता है। यानी मैं सरकार के 30,000 पाने के चक्कर में अपनी जेब से 30 लाख का चूना लगवा लूं। इससे बेहतर है कि मैं बच्चे पैदा ही ना करूं और सीधे 30 लाख बचा लूं।
ये है वो ज़मीनी हकीकत जो एसी कमरों में बैठी ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं आती। आप एक तरफ जनता को 30,000 का लालच दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी जनता पर महंगाई का ऐसा कोड़ा मार रहे हैं कि उसकी कमर टूट चुकी है। मई 2026 में आंध्र प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93 रुपये प्रति लीटर पर तांडव कर रहा है। सोना आसमान छू रहा है। दाल, तेल और सब्जियों के दाम आम आदमी की थाली को सूना कर रहे हैं। ऐसे में कोई अपनी मर्जी से अपने परिवार का साइज क्यों बढ़ाएगा? लेकिन सरकार की बेबसी देखिए, वो इतनी हताश हो चुकी है कि अब वो सिर्फ कैश रिवॉर्ड नहीं दे रही, बल्कि वो सिस्टम को मैनिपुलेट करने पर भी उतर आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश में अब फैमिली प्लानिंग यानी नसबंदी के ऑपरेशनों को चुपचाप स्केल डाउन किया जा रहा है, उन्हें डीमोटिवेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार प्राइवेट अस्पतालों में होने वाले सिजेरियन डिलीवरीज पर नकेल कस रही है ताकि किसी भी तरह नेचुरल बर्थ रेट को स्पाइक किया जा सके और उसे जबरन बढ़ाया जा सके। सोचिए, जो देश कभी हम दो हमारे दो के नारों से गूंजता था, आज वहाँ का सिस्टम बच्चों को किसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन टारगेट की तरह देख रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जैसे मंझे हुए राजनेता, जो कभी देश में सबसे पहले कंप्यूटर और कॉरपोरेट कल्चर लेकर आए थे, वो अचानक इतने बेबस क्यों हो गए कि उन्हें अपनी पुरानी नीतियों को इस तरह तार तार करना पड़ा? इसका जवाब किसी अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में नहीं, बल्कि दिल्ली के संसद भवन के उस नक्शे में छिपा है, जहां भले ही 2026 का डिलिमिटेशन बिल ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन दक्षिण भारत के सिर पर मंडराता हुआ पॉलिटिकल एक्सटेंशन का खतरा आज भी जस का तस बना हुआ है। ये खेल आज का नहीं है, आने वाले कल के वजूद का है। राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है, जो कुछ भी आपको सतह पर दिखाई दे रहा है, खेल कभी भी सिर्फ उतना नहीं होता। राजनीति की असली बिसात तो पर्दों के पीछे बंद कमरों में बिछाई जाती है। अब तक हमने बात की आंकड़ों की, गिरते हुए फर्टिलिटी रेट की, मिडिल क्लास की जेब की और सरकारी खजाने से बटने वाले कैश रिवॉर्ड्स की। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू जैसा विजनरी लीडर, जिसे देश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि राज्य में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है? क्या वो सिर्फ इसलिए पैसे बांट रहे हैं कि अस्पतालों में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं? नहीं, खेल इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा रणनीतिक है। इस पूरे मास्टर स्ट्रोक और मजबूरी के पीछे जो सबसे बड़ा डीप स्टेट फैक्टर है, उसका नाम है डिलिमिटेशन का वो जिन, जो 2026 में बोतल से बाहर आते आते ही भले ही रुक गया, लेकिन उसकी छाया ने दक्षिण भारत को डरा कर रख दिया है। अब जो लोग केवल रोजमर्रा की खबरें देखते हैं, वो इस वक्त तालियां बजा रहे होंगे। वो कह रहे होंगे, अरे भाई, मई 2026 आ गया, डिलिमिटेशन का बिल तो संसद में लटक गया, रीजनल इम्बैलेंस के डर से संसद ने इसे टाल दिया, अब दक्षिण भारत की सीटें नहीं छिनेंगी। फिर नायडू को ये पॉपुलेशन जुआ खेलने की क्या जरूरत है? यही तो सबसे बड़ी नासमझी है। यही तो शतरंज के उस खिलाड़ी की सोच है जो सिर्फ अगली एक चाल देख पाता है, पूरे खेल को नहीं। इतिहास के पन्नों को पलटिए। हमारे देश के संविधान के मुताबिक संसद में किस राज्य की कितनी लोकसभा सीटें होंगी, इसका फैसला उस राज्य की आबादी के आधार पर होता है। साल 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने इस व्यवस्था को 25 सालों के लिए फ्रीज किया था, जिसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे बढ़ाकर साल 2026 की डेडलाइन तय की थी। आज मई 2026 में भले ही राजनीतिक गतिरोध के कारण ये डिलिमिटेशन बिल कानून की शक्ल न ले पाया हो, भले ही इस टाइम बम के टाइमर को कुछ सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया हो, लेकिन क्या खतरा टल गया है? बिल्कुल नहीं। संविधान के नियमों के मुताबिक आज नहीं तो कल इस देश में आबादी के हिसाब से सीटों का दोबारा बंटवारा करना ही होगा। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे टाला जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और चंद्रबाबू नायडू इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि इस बिल का इस वक्त फेल होना या टलना सिर्फ एक अस्थायी राहत है, स्थायी समाधान नहीं। जरा इस विडंबना को देखिए।
जो भविष्य में दक्षिण भारत के साथ होने जा रहा है। पिछले 40 सालों में केंद्र सरकार की हर गाइडलाइन को मानकर राष्ट्रहित में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दक्षिण भारत के राज्यों ने, विशेषकर आंध्र प्रदेश ने, अपनी आबादी को कंट्रोल किया। उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अपनाया, अपनी TFR को घटाकर 1.5 पर ले आए। दूसरी तरफ उत्तर भारत के कुछ बड़े राज्य इस मोर्चे पर लगातार पिछड़ते रहे और उनकी आबादी तेजी से बढ़ती रही। अब जब भी डिलिमिटेशन की मेज सजेगी, चाहे आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद, गणित क्या कहेगा? गणित यही कहेगा कि जिस उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी बढ़ी, उसकी लोकसभा सीटें आसमान छुएंगी। लेकिन जिस आंध्र प्रदेश ने देश की बात मानकर अपनी आबादी को कंट्रोल किया, उसकी राजनीतिक ताकत को कम कर दिया जाएगा। प्रोजेक्शन बताते हैं कि जब भी नया डिलिमिटेशन लागू होगा, उत्तर भारत के राज्य अकेले दम पर दिल्ली में सरकार बना लेंगे। और अगर फर्टिलिटी रेट का यही ट्रेंड जारी रहा तो भविष्य में दक्षिण भारत की राजनीतिक आवाज़ दिल्ली के दरबार में पूरी तरह से इररेलेवेंट हो जाएगी। दक्षिण भारत सिर्फ टैक्स चुकाने वाली एक इकोनॉमिक मशीन बनकर रह जाएगा और राजनीतिक सत्ता की चाबी पूरी तरह उत्तर के पास होगी। इसे कहते हैं अच्छा काम करने की सबसे क्रूर सज़ा। चंद्रबाबू नायडू को आज ये एहसास हो चुका है। यही है वो असली वजह, यही है वो हिडन लिंक। भले ही दिल्ली में डिलिमिटेशन का बिल अभी फेल हो गया, लेकिन आंध्र प्रदेश की यह नीति बच्चों से किसी अचानक उपजे असीम प्रेम का नतीजा नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दिल्ली के दरबार में अपने भविष्य के वजूद को बचाए रखने के लिए खेली जा रही एक एडवांस रणनीतिक घेराबंदी है। वो जानते हैं कि जब तक डिलिमिटेशन का जिन दोबारा बोतल से बाहर आएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए वो आज ही इस गतिरोध के बीच भी अपने राज्य में पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इस डेमोग्राफिक जुए में कूद चुके हैं। ये एक दूरदर्शी राजनेता की तरफ से अपनी आने वाली पीढ़ियों की राजनीतिक ताकत को बचाने की आखिरी कोशिश है। जब किसी बिसात पर कोई खिलाड़ी अपनी आखिरी और सबसे हताश चाल चलता है, तो खेल का फैसला तुरंत नहीं होता, बल्कि वो जंग और ख़तरनाक हो जाती है। आज मई 2026 के इस मोड़ पर खड़े होकर जब हम आंध्र प्रदेश के इस डेमोग्राफिक जुए का अंतिम पोस्टमार्टम करते हैं, तो सामने जो हकीकत निकल कर आती है वो किसी सामाजिक भूकंप से कम नहीं है। अब इस महासंग्राम का सबसे पहला और घातक इम्पैक्ट जोन जानते हैं। वो आंध्र प्रदेश का सरकारी खजाना जो अब तक एक अंतहीन दलदल में धंस चुका है। सोचिए, अगर डिलिमिटेशन 2026 में ख़त्म हो जाता तो सरकार को पता होता कि उसे किस हद तक और कब तक पैसे बांटने हैं। लेकिन अब जब ये बिल अधर में लटक गया है, तो ये लड़ाई एक मैराथन बन चुकी है। एक ऐसा राज्य जो पहले ही कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, वो राज्य अब अगले कई सालों तक एक स्टेट स्पॉन्सर्ड बेबी बूम को लगातार कैसे सहन कर पाएगा। 30,000 और 40,000 के ये वन टाइम कैश रिवॉर्ड्स तो सिर्फ शुरुआत हैं। असली वित्तीय जाल तो इनके बाद शुरू होता है। लाखों नए बच्चों के लिए हर महीने 1,000 का न्यूट्रिशन सपोर्ट, 18 साल तक मुफ्त शिक्षा और थल्ली की वंदनम जैसी भारी भरकम योजनाओं का खर्च। ये कोई नीति नहीं है, ये सीधे सीधे आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अंतहीन खाई की तरफ धकेलना है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अब सरकार इस स्कीम को कभी बंद नहीं कर सकती। अगर बंद किया तो भविष्य के डिलिमिटेशन की रेस में राज्य आज ही हार जाएगा। और इस अंतहीन लंबी लड़ाई का सबसे बड़ा और इकलौता बलि का बकरा कौन होगा? हमेशा की तरह इस देश का ईमानदार मिडिल क्लास टैक्स पेयर। सरकार के पास इस बेबी मेकिंग फैक्ट्री को फंड करने के लिए कोई जादुई अलादीन का चिराग तो है नहीं। ये पैसा आपकी और हमारी जेब से निकाला जा रहा है। आज एक तरफ मिडिल क्लास महंगाई के चक्कर में पिस रहा है, उसके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों की फीस देना मुश्किल हो रहा है, और दूसरी तरफ उसकी गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे को सरकार सिर्फ इसलिए बांट रही है ताकि भविष्य में कभी होने वाले डिलिमिटेशन में सीटों की संख्या कम न हो। क्या इसे आप एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज कहेंगे,
जहां एक नागरिक का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक वोटिंग मशीन तक सीमित कर दिया गया है। परंतु इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, जो कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म के नज़रिए से बेहद ज़रूरी है। यानी रणनीतिक रूप से ये नायडू की मजबूरी है कि वो आज से ही अपने राज्य की डेमोग्राफिक दीवार को इतना मजबूत कर दें कि भविष्य में उत्तर भारत के हाई TFR राज्यों जैसे यूपी और बिहार के सामने दक्षिण का राजनीतिक वजूद पूरी तरह घुटने न टेके। यह आंध्र प्रदेश की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत के भविष्य का एक ऐसा आईना है जो हमें डराता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। डिलिमिटेशन बिल का टलना इस बात का सबूत है कि भारत का राजनीतिक ढांचा इस वक्त एक सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जहां देश की बात मानकर तरक्की करने वाले को भविष्य में राजनीतिक पतन की सजा मिलने का खौफ है और इसलिए वो आज ऐसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर है। चलते चलते आज का वो तीखा मिर्ची सवाल, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना ही होगा। अगर आपकी राज्य सरकार आज आपसे कहे कि 40,000 लो और तीसरा बच्चा पैदा करो, तो क्या आप ये करने में इंटरेस्टेड होंगे? इस महंगाई के दौर में सिर्फ सरकार का भविष्य का वोट बैंक या सीट बचाने के लिए एक नई जिंदगी को दुनिया में लाना ठीक होगा? क्या आपका बच्चा देश की संपत्ति है या दिल्ली के दरबार की राजनीति का सिर्फ एक मोहरा? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।